न्यूज़ आ गई कि पेटीएम कल से नहीं चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो हमारी टीम को खड़ा होना है। एक मर्जर बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है कि अरे मर्जर हो गया, अब ये हो गया, बट अंदर क्या चल रहा था उस समय? फूड पांडा जैसे है, किसी ने खरीदी थी, ओला ने, पता नहीं, वो कहीं है ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारी 100-200 कंपनीज हैं जो मर्जर एक्विजिशन के बाद दिखती नहीं है, और हमने ये कंपनी 500 करोड़ की खरीदी है। 500 करोड़ की एक्विजिशन 2012 या 13 में इंडिया में तो किसी ने सुना ही नहीं था। ये जो जितने भी थे, ट्रैवल गुरु, क्लियर ट्रिप, यात्रा, मेक माई ट्रिप, ये सारों ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया हमें। आपने गो आईबीबो में भी टीम बहुत जबरदस्त बिल्ड की, रेड बस में भी टीम बिल्ड की, तो ये टीम बिल्डिंग स्किल पे कुछ टिप्स देना चाहिए? अगर आप शुरू में एक नॉर्मल 9 से 5 का एम्प्लॉय ले आए तो आपका काम नहीं बनेगा। जमी जमाई नौकरी छोड़ के स्टार्टअप में कल को बंद हो गया तो अब वो टेंशन नहीं है। लोग पहले काम नहीं करना चाहते थे, अब नाउ तो लोगों को स्टार्टअप्स में ही काम करना है। नमस्कार सभी दोस्तों को, और आज लेके आए एक जबरदस्त वाला पॉडकास्ट। और मैं कहता हूं कि ये पॉडकास्ट अब तक के हुए सभी पॉडकास्ट से एकदम डिफरेंट है, क्योंकि मैं कहूंगा ये गोल्ड माइन है। अगर आप एक स्टार्टअप करने की सोच रहे हो, आप एक मुझे सोचिए कि एक व्यक्ति, एक यूथ क्या सोचता है जिंदगी में, क्या करें, क्या किसी एक अच्छी सी कंपनी में बढ़िया जॉब मिल जाए। अब मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको गूगल में जॉब नहीं मिली, ही वॉज द गूगल इंडिया हेड, और वो भी नॉट जस्ट नॉर्मल, फर्स्ट इंडिया गूगल हेड। तो आज आपका सामना या आज आपको नॉलेज ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जिन्होंने 4 स्टार्टअप संभाले हैं, गूगल इंडिया हेड की पोजीशन संभाली है, और न जाने क्या क्या किया है। अब ये इन्हीं के मुंह से अपन सुनने वाले हैं। तो आशीष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर, आपने इतने इंटरप्रेन्योरशिप का जो पहला कीड़ा जो कहते हैं ना, वो कब लगा या कब शुरुआत हुई इंटरप्रेन्योरशिप की टेस्ट की? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक सक्सेस के पीछे 10 फेलियर हैं। तो आपने 4 सक्सेसफुल ब्रांड्स या एप्लीकेशंस के बारे में तो बोल दिया, बट उसके पीछे 10 या 20 फेलियर्स हैं, उसके बारे में भी किसी दिन हमें बात करनी चाहिए। एनी टाइम सर, एनी टाइम, वी आर ओपन। आपका दूसरा सवाल कि कब ये मेरे को रियलाइज हुआ, कि मेरे को तब रियलाइज हुआ जब मैं गूगल के हेडक्वार्टर्स, जो कि माउंटेन व्यू में है, वहां जाता था और वहां देखता था कि सारे यंग लोग कुछ इनोवेशन, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। और उस समय हमारे देश में जो मिडिल क्लास सिंड्रोम ये था कि भाई एक मल्टीनेशनल में नौकरी कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और तब मेरे को ये लगा कि हम इंडिया में, ये मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, 2007 में हम क्यों नहीं बना रहे। तब खाली 2 या 3 बड़ी वेबसाइट्स होती थी, नौकरी, शादी जैसी, कुछ भी इनोवेशन नहीं हो रही थी इंडिया में। और इसी टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि हमें सच्ची में मेक इन इंडिया करना पड़ेगा। और एक्सपोजर तो मिल गया था, गूगल एक बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर था, और अब उसको एक ड्रीम में रियलिटी करने के लिए एग्जीक्यूशन कर दिया शुरू 2007 से, और वहीं से कहानी शुरू हुई। कहानी शुरुआत करते हैं उससे भी पहले कि गूगल में जब आप एंटर गए, बिकॉज गूगल में नॉर्मल जॉब पाना स्टार्टिंग लेवल भी बहुत बड़ी बात है कि भाई सेलिब्रेशन है। वो मिडिल क्लास में तो ऐसा होता है कि आपने जाने क्या कर लिया, जिंदगी की जंगी जीत ली। तो देन यू बिकेम द गूगल इंडिया हेड, दैट टू बी फर्स्ट। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, एंड वो जर्नी के बारे में थोड़ा लोगों को बताइए। देखो, पहले 2-3 महीने तो बहुत ही इट्स लाइक अ हनीमून, कि हाँ ड्रीम कम ट्रू हो गई। लाइक गूगल में आप को एक बहुत अच्छी जॉब पोजीशन प्लस आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि आप गूगल इंडिया फेसिंग ऑपरेशन चालू कर दो, तो बहुत ही एक्साइटिंग थी। बट अगर आप उससे देखोगे, उससे पहले मेरा बैकग्राउंड था, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए ई कॉमर्स बिजनेसेस चालू की थी। ये उस टाइम था जब इंटरनेट शुरू ही हो रहा था हमारे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। और उसमें जो सबसे मेरे को मजा आया था क्रिएट करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, हम लोग ने सबसे पहला एयरलाइन टिकट ऑक्शन बनाया था तब। ओके, इट वाज इंडियाज फर्स्ट और वर्ल्ड्स फर्स्ट? इंडियाज फर्स्ट एयरलाइन टिकट ऑक्शन। उस टाइम एक होता था सिमिलर फीचर, एक कंपनी है प्राइस लाइन, नेम योर प्राइस करके, होता था सिमिलर फीचर, बट इसमें थोड़ी डिफरेंशिएशन थी, कॉपी नहीं था। और ये वो टाइम था जहां पे इंडिया में खाली
50 लाख 5 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे, और एकदम से ट्रैक्शन आया क्योंकि हमने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बनाया। और उसके बाद जब मैं गूगल ज्वाइन किया तो 3 महीने बाद रियलाइज होने लग गया कि भाई मैं क्या यूनिक कर रहा हूं, मैं क्या कैसे इम्पैक्ट कैसे कर रहा हूं, क्या बना रहा हूं। क्योंकि जब आप एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म्स को ऐसे ज्वाइन करते हैं तो मेन इनोवेशन तो उसके हेडक्वार्टर्स में हो रही होती है। सही बात है। अब जैसे अगर जो मेटा में इंडिया में काम करते हैं, मेन प्रोडक्ट इनोवेशन तो कैलिफोर्निया में मेटा के ऑफिस में हो रही है, राइट? इंडिया में नहीं हो रही है। टेक टीम उधर काम करे तो बिजनेस टेक इनोवेशन जो भी नई एआई की चीजें हैं वो सब वहीं हो रही हैं। और उस टाइम मेरे को ये लगा हम क्या फोड़ रहे हैं, हम क्या नया बना रहे हैं। और उसी के दौरान मतलब वो जो होता है ना, एक एंटी क्लाइमैक्स, हैप्पीनेस टू डिसकॉन्टेंटमेंट, वो शुरू हो गया। और वो जितना मैं एक्सपोज होता गया विद द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, उतना डिसकंटेनमेंट आता गया। और वो डिसकंटेनमेंट बढ़िया था क्योंकि उसने मेरे को पुश किया कि जंप, कूद जा एंटरप्रेन्योरशिप में, कुछ इंडिया में बना। क्या बात है। क्योंकि सर एक और चीज अभी कन्वर्सेशन से निकल के आती है, व्यूअर्स अगर देखें कि कंफर्ट जोन में कि आप गूगल जैसी कंपनी के इंडिया की पोजीशन पे बैठे हो, अच्छा पैकेज है, सब तरह का एक्सपोजर है, पीपल वर कंफर्टेबल की एंड ऑफ द लाइफ की मजा आ गया, वैसे ही जिएंगे। उस मोमेंट पे उस कंफर्ट जोन को छोड़ना कि नहीं यार ये मजा तो है लेकिन एक्साइटमेंट नहीं है। वो जो एंटरप्रेन्योर में हमेशा कहते हैं कि अंदर से उसके एक इच तो होती है, वो इच होती है तभी काम होता है। तो एचआई करने की, एंड देन हाउ इट स्टार्टेड, हाउ वाज द फर्स्ट स्टेप देन? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि 2 किस्म के इंसान होते हैं। एक इंसान है जो कंफर्ट जोन को पसंद करता है, और मैं भी लोगों को बोलता हूं जिसको कंफर्ट चाहिए नौकरी करे, खुश रहे, अच्छा काम करे। अगर लोगों को कुछ बना के लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट करना है तो एक अनकंफर्टेबल पाथ लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं और वो भी एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट? बट वो फिर उनको भी फिर अनकंफर्टेबल पाथ पे जाना पड़ेगा। कंफर्ट पाथ तो देखिए प्रिडिक्टेबल है, आपको पता है कि आपका मंडे से फ्राइडे क्या होने वाला है जो आ रहा है, आपको पता है कि 30 तारीख को आपकी सैलरी आने वाली है, आपको पता है कि आपका टैक्स कटने वाला है। पर एक थिंग वेरी क्लियर है जो मैं सबको बोलता हूं कि आपकी लाइफ तो कंफर्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है, बढ़िया है, बट आप इम्पैक्ट क्रिएट करना मुश्किल है अगर आप उस रास्ते पे जाओगे। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि भाई एम्प्लॉयमेंट में, प्योर प्ले एम्प्लॉयमेंट में अगर जहां पे लोगों को इक्विटी शेयरिंग और ईसॉप्स भी नहीं होता, वेल्थ क्रिएशन भी मुश्किल है। 100%। खाली सैलरी से तो वेल्थ क्रिएट करना मुश्किल है। सो बहुत बढ़िया चीज है। एक अगर मैं इसको मेरे शब्दों में बोलूं कि अगर हम चाहते हैं कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करके उसकी लाइफ कंफर्टेबल बनाए तो उसके लिए पहले अपनी लाइफ अनकंफर्टेबल में डालनी पड़ेगी। बिल्कुल। एक आशीष जी ने अपनी लाइफ अनकंफर्ट में डाली कुछ समय के लिए, तो करोड़ों होटल ओनर्स की प्रॉब्लम, करोड़ों बस ट्रेवलर्स की प्रॉब्लम, करोड़ों इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो एक आदमी का, इसीलिए मैं कहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप को वो रेस्पेक्ट, सर मैं नॉर्मली मैं बार बार कहता हूँ कि हम इंडिया में कहते हैं जय जवान जय किसान, दोनों को सैल्यूट है, पर मैं कहता हूँ इसमें एक जय व्यापारी या जय बिजनेसमैन भी ऐड होना चाहिए, क्योंकि जैसे जवान किसान कुछ कर रहा है, एंटरप्रेन्योर भी बहुत कुछ कर रहा है, पर उसको वो वाला रेस्पेक्ट नहीं मिल पाया अभी इंडस्ट्री में। तो सर अभी गूगल से निकल के अब आईबीबो की जर्नी स्टार्ट हुई, तो हाउ इट स्टार्टेड, मतलब हाउ आर द फर्स्ट स्टेप एंड ऑल? सो देखिए, पहला स्टेप ये था कि अभी बहुत इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत नया था अभी, मतलब बहुत कम था। और इंडिया में जो एक सबसे बड़ा मसला था कि जो भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलना चाह रहा था उसको सत्यम, अब तो खैर सत्यम नहीं है, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सारी कंपनी में ज्वाइन करने में बड़ा मजा आ रहा था। और एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं हो रही थी, बल्कि अगर कोई इंजीनियर जिसने 3-4 साल काम कर लिया और शादी करने निकल रहा है और अपनी प्रोस्पेक्टिव ब्राइड को मिल रहा है और उसके पेरेंट्स को बोलता है कि मैं .com में काम करता हूं, तब .com बोला जाता था, राइट? .com वर्ड होता था क्योंकि वेब होता था तब, बिल्कुल www.xyz.com। .com में काम कर रहा है तो उसकी शादी नहीं बनती थी, तो बड़ी प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले जो मैंने सोचा कि अगर मैं एक इंक्यूबेटर लॉन्च कर लूं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, लोकल प्रॉब्लम्स,
इंक्यूबेटर एक छोटे से फंड के साथ और 8, 10, 20 कंपनीज इंक्यूबेट हो जाएं, तो एक कल्चर भी शुरू हो जाएगा क्रिएट करने के लिए, और जो इंक्यूबेशन से कंपनीज बड़ी हो रही हैं फिर उस पर डबल डाउन ट्रिपल डाउन करेंगे। तो वो किया, लेकिन वो बहुत मुश्किल था। तो पहले 1.5-2 साल काफी मुश्किल था, लेकिन उस सारे इंक्यूबेटर में से निकल के आई कुछ सक्सेसफुल कंपनी जिनको हमने डबल ट्रिपल डाउन किया। तो जो भी आप कह रहे थे कि भाई ये जो 4 सक्सेस से पहले 10 फेलियर थी वो आपने इंक्यूबेशन में देखी। यस, बहुत सारी। और इसमें जो निकल के आई, GoIbibo निकल के आई, पेयू जो पेमेंट्स फिनटेक निकल के आई, रेडबस की एक्विजिशन इसमें हुई, एक राइड शेयरिंग ऐप भी निकल के आई, हमारा होटल फेसिंग इंजन। तो इसमें काफी 8-10 अच्छी सक्सेसफुल निकल के आई, लेकिन कम से कम 25-30 बहुत सारे फेलियर्स भी थे। हाउ डिड यू डेल्ट विद फेलियर दैट टाइम? यूएस में तो हम कहते हैं कि फेलियर टर्म ही नहीं, वो पिवट कर देते हैं कि यार ये चीज नहीं चली, हमने पिवट कर दी, फेल बोलते ही नहीं। और इंडिया में फेल होना मतलब वो तो एग्जाम में एक यूनिट टेस्ट में अगर बच्चे के 2 नंबर कम आते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, यार फेल हो गया फेल हो गया। तो बचपन से हमारे डीएनए में कि यार फेल तो नहीं होना है। तो फेलिंग को कैसे डील करते हैं? तो आई थिंक 2 तरीके हैं जो हमने किया, मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, तो हमने ये सोचा कि गूगल सर्च तो है ब्रॉड बेस्ड सर्च, उस टाइम मैंने कहा कि वर्टिकल सर्च इंडिया में नहीं है, मतलब, और वो भी लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, मल्टीपल लैंग्वेज में वर्टिकल सर्च नहीं है। तो मतलब अगर मेरे को खाली ट्रैवल को सर्च करना है तो एक स्पेशलाइज सर्च इंजन नहीं है। अगर मेरे को जॉब्स को सर्च करना है, तब 15-20 जॉब साइट्स होती थी उस टाइम, तो एक वर्टिकल सर्च इंजन नहीं है। अगर मेरे को लोकल बिजनेसेस, तब गूगल लोकल भी फेमस नहीं था, करना है तो लोकल वर्टिकल सर्च इंजन नहीं है। तो उस टाइम जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे वर्टिकल सर्च, और हमने कहा कि पहला वर्टिकल सर्च हम बनाएंगे ट्रैवल। तो तब हमने ये ट्रैवल का वर्टिकल सर्च इंजन लॉन्च किया, और उसमें बिजनेस मॉडल ये था कि हमें क्लियर ट्रिप, यात्रा, मेक माई ट्रिप, ट्रैवल गुरु, ऐसे 40-50 साइट्स थी, उनके साथ इंटीग्रेट करना था। और बिजनेस मॉडल ये था कि अगर हम उनको ट्रैफिक देंगे तो वो हमारे को उसके अगेंस्ट, अगर वहाँ पे सक्सेसफुल बुकिंग होगी, इनकम देंगे। तो हमने ये बहुत अच्छा, वेरी इंटेलिजेंट सा बुकिंग इंजन बनाया, बड़ा सिंपल और बहुत एक्साइटमेंट में। और पहले 6 महीने बहुत स्ट्रगल हुई, और ये जो सारे थे इन्होंने हमारे को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ये जो जितने भी थे, ट्रैवल गुरु, क्लियर ट्रिप, यात्रा, मेक माई ट्रिप, ये सारों ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया हमें। हम उन लोगों के पास गए कि हमारे को आप रेम्यूनरेशन दोगे अगर हम ट्रैफिक देंगे, तो वो भी मना कर दिया उन्होंने। तो ना ही बिजनेस मॉडल है, ना ही डेटा आसानी से आ रहा है, स्क्रैपिंग भी मुश्किल है। तो फिर हमने कहा कि इसको ना हम चेंज कर देते हैं और हम ही बन जाते हैं। हमने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई है, हमारे को क्या करना है, रिप्लेस करना है, और हमारे को प्राइस फीड्स और डेटा फीड्स एक और सिस्टम से लेना है, जो कि एयरलाइन के सिस्टम्स हैं, होटल के सिस्टम्स हैं। तो वो चेंज बन के आया GoIbibo। तो जहाँ पे हम पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहे थे, ये जितने 100 प्लेयर थे, तब 100 ट्रैवल साइट्स होती थी, हम इन 100 के साथ compete करने के लिए तैयार हो गए। और हमें क्या करना था, हमें जो प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी सामने, सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन है ना एक्चुअली ट्रैवल, आप सर्च करते हो दिल्ली से बैंगलोर जाना है, या मेरे को होटल चाहिए पहाड़गंज में, सो इट्स अ पावरफुल फोकस सर्च इंजन ना। तो जब हमने देखा कि एक तो सर्च सॉल्व कर रहे थे, दूसरा इन सबके पेमेंट सिस्टम्स भी काफी वीक थे, इनके रिफंड सिस्टम्स भी सारे वीक थे अभी, बिकॉज दे वर ऑल इमर्जिंग। हमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के वजह से ग्रोथ बहुत फास्ट हुई। और फाइनली हमने फिर होटल्स का इंजन लॉन्च किया। होटल्स का इंजन लॉन्च करने के बाद हम मोबाइल पे तो वी बिकेम नंबर 1 ट्रैवल ऐप। ये सारे प्लेयर्स बिकेम वेरी स्मॉल, वी कम्पीटेड विद मेक माई ट्रिप, और एयरलाइन टिकट्स में भी मोबाइल पे वी बिकेम द लार्जेस्ट। ओवरऑल वी बिकेम नंबर 2 ट्रैवल ऐप। तो एंड दैट विद अ स्पैन ऑफ कितने टाइम में हुआ ये सब? 6 साल में। 6 साल में competing with 100 people, 100 top companies and coming up top 2. And lot of उसमें काफी सारी companies died also during that journey, but end में 15-20 OTAs थे, and उसमें basically simplicity, लोग क्या करते हैं कि ढूंढते हैं कि कुछ अलग करना है,
एक्चुअली अगर आप देखो बैक एंड पे बहुत प्रॉब्लम्स थी कि अगर मैं दिल्ली से बॉम्बे जाना चाहता हूँ, मेरे को एयरलाइन प्राइस ठीक प्राइस पे चाहिए, फ्लक्चुएट ना करे, वो प्रॉब्लम थी। सर्च इंजन स्लो थे। अगर मेरे को रिफंड चाहिए, कैंसिल करना है, मेरे को पैसे जल्दी से मिल जाने चाहिए, वो भी प्रॉब्लम थी। अगर मेरे को होटल रिलायबली बुक करना है, अगर मैं मनाली में होटल बुक कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ दिल्ली से मनाली 14 घंटे गाड़ी चला के, तो मेरे को ये नहीं चाहता कि मेरे को होटल वाला बाहर निकाल दे, मेरे को रूम मिलना चाहिए, राइट। तो ये बड़ी बेसिक लेवल की प्रॉब्लम थी जो कि ये 100 प्लेयर्स नहीं कर रहे थे सॉल्व। और हमने इन 100 चीज़ों, इन 10 प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस किया। पर हमने ये भी तब डिसाइड किया कि यार ये 50 चीज़ें नहीं करेंगे हम, हॉलिडे पैकेज नहीं करेंगे, कॉल सेंटर नहीं खोलेंगे, तो ऐसे काफ़ी कुछ डिसाइड किया, बट ये 10 चीज़ें करेंगे और बहुत बढ़िया करेंगे। वो जैसे आपने फोकस अपना किया, अभी डोंट डू 100 थिंग्स, डू 10 थिंग्स परफेक्टली। और उसी दौरान जब हमें दिखा, हमने उस टाइम इंटीग्रेट किया हुआ था ये जो पेमेंट गेटवेज होते हैं, बिल्डेस जैसे, देखा कि सक्सेस रेट्स बहुत ख़राब है, तो हमने कहा अपना पेमेंट सिस्टम बना लेते हैं। तो वो पेमेंट सिस्टम हमने GoIbibo के लिए बनाया। मैंने एक चीज़ देखी, मैं अभी कुछ केस स्टडीज हम करते रहते हैं चैनल्स पे, तो वहाँ पे मैंने कई में कॉमन चीज़ देखी कि बहुत सारे प्रोडक्ट इसलिए चालू हुए कि वो ओनर की खुद की प्रॉब्लम थे। ओनर को लगा कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है, यार मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करता हूँ, वो सॉल्व करते करते वो बिजनेस बन गया। तो आपके शायद ट्रैवलिंग आपकी इशू थी, आपने उसको सॉल्व किया तो GoIbibo बना, पेमेंट इशू थी वो सॉल्व किया तो PayU बना। देन नाउ नेक्स्ट आपका जो वेंचर है वहां तक कैसे पहुंचे, रेड बस कैसे पिक्चर में आया, कब आया, व्हाट हैपेंड? सो बस टिकटिंग हमने शुरू कर दी थी। ओके। और ये समझ आ गया कि इंडिया में इंडिया एक बहुत ही यूनिक कंट्री है जहाँ पे बस ट्रैवल इंटरसिटी इंटरस्टेट इज वेरी बिग, क्योंकि हर जगह एयरपोर्ट्स तो है नहीं, और कॉस्ट इज ऑल्सो, इंडिया इज अ कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट। तो बस, एंड देर आर अबाउट 5000 बस ऑपरेटर्स भी हैं इंडिया में, तो सप्लाई भी है। तो उस टाइम हमने सबसे पहले तो रेड बस से इंटीग्रेट किया, नॉर्मल पार्टनरशिप किया, और काफ़ी ट्रैक्शन मिला। और जब ट्रैक्शन मिला, हमें ये समझ आया कि ये बहुत बड़ी बिजनेस हो सकती है इंडिया में, और ये एक बहुत यूनिक फीचर हो सकती है GoIbibo के लिए, क्योंकि किसी भी अदर ऑपरेटर के पास, किसी भी और OTA के पास ये फीचर नहीं है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट है 2 साइड का नेटवर्क इफेक्ट। मतलब एक जगह सप्लायर है, सेलर है, और एक जगह बायर है। अगर आपके पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं और बहुत सारे बायर हैं, तो आपका जो सिस्टम है वो वैल्यूएबल बनता है। अब जैसे अगर आप एयर टिकटिंग में देखोगे 5 सप्लायर हैं खाली, एंड बायर्स मिलियंस में हो सकते हैं, बट 500 सप्लायर नहीं है या 5000 सप्लायर नहीं है। इसी तरह आप अगर आप फूड डिलीवरी में देखोगे तो आपके पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लाखों में, और मिलियंस में बायर हैं। तो ये जो 2 साइडेड सिस्टम्स होते हैं, जो कंपनी इनको ठीक तरह से ऑर्केस्ट्रेट करती है, जो कंपनी इन चीजों, ये सिस्टम प्लेटफॉर्म बनाती है, वहां पे आपका स्टिकीनेस बोथ सप्लाई से और बाय से बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड वैल्यू बहुत क्रिएट होती है दोनों साइड के लिए। बिसाइड्स जैसे ओला उबर में होता है, स्विगी जोमेटो में होता है कि करेक्ट, जितने ज्यादा रेस्टोरेंट स्विगी पे हैं तो पीपल से कि रेस्टोरेंट ज्यादा इधर है तो कस्टमर भी ज्यादा आएंगे, करेक्ट, कस्टमर ज्यादा है तो फिर रेस्टोरेंट ज्यादा आएंगे, एंड सो ऑन। सो बस टिकटिंग वाज ड्रिवन बाय दिस थिंग कि 2 साइड का सिस्टम है, बहुत सारे लोग बस ट्रैवल करना चाहते हैं, बस ऑपरेटर्स के भी बहुत सारे मसले हैं। और उस टाइम फिर अपॉर्चुनिटी हमें मिली, जो रेड बस के जो इन्वेस्टर्स थे वो बेचना चाह रहे थे। उस टाइम बहुत छोटी सी बिजनेस थी, मेरे ख्याल दिन की 10,000 टिकटें करते थे, बट कन्वर्जन रेट बहुत बढ़िया थी। कन्वर्जन रेट का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी दुकान में 100 लोग आए, कितने लोगों ने माल खरीदा। तो क्या कन्वर्जन रेट इंडस्ट्री? कन्वर्जन रेट मतलब अगर आप देखो नॉर्मल ट्रैवल, नॉर्मल OTA ट्रैवल की अगर देखो आप 6-6.5% है, इसकी कन्वर्जन रेट थी 10%। एवरेज टिकट वैल्यू कम थी, बट 10% फॉर मार्केट से 150% बहुत बढ़िया थी, राइट। तो उस टाइम हम लोगों को मोटिवेशन हुई टू अक्वायर इट, और वो जो एक्विजिशन हमने की बहुत ही मुश्किल एक्विजिशन थी। सबसे पहले वी हैड टू रेज कैपिटल, राइट। तो उस टाइम मेरे ख्याल से $1 50 रुपए का था, अगर मेरे को ठीक याददाश्त है तो इसका। और हमने ये कंपनी 500 करोड़ की खरीदी तब। 500 करोड़ की एक्विजिशन 2012 या 13 में इंडिया में तो किसी ने सुना ही नहीं था। सही बात है।
तो सबसे पहले तो मेरे को इन्वेस्टर प्रेशर बहुत था कि भाई 500 करोड़ तू खर्च रहा है ये कंपनी एक्वायर करने के लिए, और तू ठीक भी सोच रहा है नहीं। तो मेरे को काफ़ी कन्विंसिंग करनी पड़ी थी। और दूसरी तरफ पे मार्केट भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करता ही है ना कुछ, अगर आदमी अलग से करे, फिर नए पाथ पे हमेशा कोई ना कोई होता है। और तीसरा और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो रेड बस थी उसकी कंपनी में प्रॉब्लम बड़ी थी, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, प्रॉब्लम हर किस्म की थी। तो एक तरफ पे हम 500 करोड़ लगा रहे हैं और जहां लगा रहे हैं उसमें गड़बड़ हो रहा है, कंपनी में स्टाफ की प्रॉब्लम है, और मार्केट भी कुछ भी आदमी नया करने चाहता है तो उसको सस्पिशियसली देखता है और वो चाहता है कि ये फेल हो जाए। तो उसमें भी काफी लर्निंग थी, और प्लस मैं भी एज अ फाउंडर बहुत बिजी था GoIBIBO बनाने में। एक टाइम पे योर IBIBO भी था, वहाँ PU भी था, और ये तीसरी चीज आ गई थी। पर अब फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, नंबर नहीं देना चाहूंगा, बट मुझे इतना याद है कि जब मेरे एग्जिट के टाइम पे वो 10,000 का नंबर दिन का मेरे ख्याल से 2 लाख प्लस का नंबर था, यानी 20x यू डिड रेड बस। जो प्रॉब्लम मेकिंग कंपनी थी वो 20x हुई। बहुत ही, मतलब मेरे ख्याल से इसके बारे में कम लिखा गया है, बट वन ऑफ द बेस्ट एक्विजिशंस। और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी, इंटरनल प्रॉब्लम्स, हमने उसको फटाफट से जल्दी सॉल्व किया। तो सर इसको जल्दी पॉडकास्ट में नहीं बताएंगे, इसमें आराम से बताइए। हाँ, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टोरी अगर आज तक बाहर नहीं आई तो हम कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म से बाहर जाए। और ये मैं जो रेड बस के पीछे की जो कहानी की, देखो मेन चीज क्या है, किसी चीज को जीरो से बिल्ड करना टफ है, लेकिन एक चीज जिसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम है उसको ठीक करना, स्केल करना, और विद ऐसा नहीं कि यूनिक ही फोकस था, साइड में 2 चीजें और चल रही है। आप एक कंपनी और चला रहे हो जो कि 4,000 करोड़ साल का काम है, 300 करोड़ महीने का, तो 4,000 करोड़ साल का एक काम कर रही है, फिर PU कर रही है, फिर एक नई कंपनी एक्वायर की है, उसको 20 गुना बढ़ाना है, वो भी शॉर्ट स्पैन में। तो सर जो भी आपने किया वो मेटिकुलस था, और ये चीज मैं सीखना चाहूंगा और सिखाना चाहूंगा बाकी सबको। मेन चीज जो मैंने जिंदगी में सीखी है कि मल्टीटास्किंग तो आपने सुना होगा, करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर, एक फाउंडर, एक सीनियर पर्सन, कोई भी आदमी कर सकता है मल्टीपल चीजें, बट इकट्ठे नहीं। तो इसमें प्रायोरिटाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट खेल आता है। आप ये बोलो कि भाई क्या 4 चीजें मैं अटैक करूंगा अगले 2 महीने, और क्या चीजें मैं नहीं करूंगा, क्योंकि एक जो बहुत मुश्किल चीज रहती है वो है कि मैं क्या नहीं करूंगा, वो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। Got it. तो अगर आज आप डिसाइड करो कि 2024 में मेरे को बहुत सारी चीजें करनी है, और आप एक लिस्ट बनाओ 500 की, तो उसमें जो मेन चीज है कि आपको ये देखना है कि उस 500 में से 490 चीजें आप हटानी पड़ेंगी पहले, तभी जाके 10 चीजें, और 10 चीजें आपको चूज करनी है। तो सबसे पहले मैंने चूज किया कि हमारे को एक नया प्राइसिंग इंजन बनाना है, और वो प्राइसिंग इंजन बनाएगा मेरा मेन राइट हैंड मैन, जिसने GoIBIBO में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाई थी, तो उसको मैंने उस काम पे लगाया। तो आपको अपना रिसोर्स भी चूज करना है उस टाइम, पहली चीज। सो प्राइसिंग इंजन को पुट योर बेस्ट टैलेंट ऑन द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो उसको उस वक्त तो जैसे एक प्राइसिंग इंजन की प्रॉब्लम थी, दूसरी टीम स्ट्रक्चर की थी। मैंने कहा कि अगले 8 महीने, क्योंकि मैंने I've stuck up my neck to do a very heavy duty acquisition, next 8 months से 12 महीने ये कंपनी मैं चलाऊंगा। तो मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया, लेकिन वीकेंड पे आ जाता था वापस, क्योंकि GoIBIBO दिल्ली में थी, तो मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब अब नाउ मैनेजमेंट टीम मैं हूं, ठीक है, और मैंने एक कोर टीम अपने अराउंड क्रिएट कर दी। दैट्स द सेकंड थिंग आपको करनी है, कोर टीम, बढ़िया टीम, बिकॉज अब कंपनी डे 0 की नहीं है। तो दैट्स द सेकंड थिंग। तो जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो मेन, वो पकड़ी। सेकंड चीज थी टीम, थर्ड चीज थी बस ऑपरेटर। बस ऑपरेटर बड़ा दुखी था कंपनी से। तो मैंने कहा कि इस तीसरी चीज को सॉल्व करने के लिए, मैंने कहा कि बस ऑपरेटर की सबसे बड़ी पेन एरिया है कि उसको समझ नहीं आता कि उसकी बस कहाँ जा रही है, कितना खर्चा कर रही है, क्या कर रही है। और वहां पे हमने एक बहुत ही बढ़िया बस ट्रैकिंग सिस्टम, तो जैसे अगर आप
चीजें बनाते हो ट्रैवलर के लिए, हमने बस ऑपरेटर को भी एक कस्टमर रख के उसके लिए एक सिस्टम बना दिया, तो इससे बस ऑपरेटर काफी खुश हो गया। तो ये खाली हमने 3 चीजें की, कोई मार्केटिंग नहीं की, कोई ग्रोथ के इनिशिएटिव्स नहीं किए, कोई इधर उधर के काम नहीं किए, कोई जबरदस्ती GoIbibo और रेड बस को इंटीग्रेट नहीं किया कि ये कॉमन सिस्टम्स चलाएंगे हम, वो सब नहीं किया। ये खाली 3 चीजें। ग्रेट सर। और टीम बिल्डिंग में 2 तरह से टीम बिल्डिंग हुई यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने दिल्ली अपनी कंपनी छोड़ के GoIbibo छोड़ के अगर यहाँ पे आ गए तो पीछे से एक टीम है जो इतने बड़े एम्पायर को चलाए, तो वहां भी टीम बनाना इंपॉर्टेंट है। तो वो टीम अच्छी थी, हाँ, और अभी भी जो लोग हैं अच्छे हैं, और कुछ लोग मैंने वहां से रेड बस में शिफ्ट किए, जैसे अनूप मेनन अभी भी रेड बस के CTO हैं, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी ब्रेन्स। और एक जो थोड़ा बहुत लक भी चाहिए आपको, तो आई वॉज लकी के प्रकाश संगम उस टाइम इन्फो एज में काम करते थे, ही जॉइंड मी एज द CEO, ताकि आई कैन गो बैक टू रन GoIbibo आफ्टर दैट। तो टीम अच्छी बन गई, ये 7-8 लोग अच्छे, वो बहुत ज़रूरी है, 7-8 लोग अच्छे मोटिवेटेड लोग, और जो मसले थे वो भी सॉल्व हो गए। उस सब से वो जो कन्वर्जन रेट थी जो 10% मैंने बताई थी, वो जंप कर गई 14%। इंडस्ट्री से डबल से ऊपर चली गई वो तो। बहुत ही बढ़िया। और उस कन्वर्जन रेट अगर आपकी बढ़ गई, इसका मतलब आप और कस्टमर ला सकते हो और कन्वर्ट कर सकते हो, और बल्कि आप वापस पैसे डाल सकते हो। नेटवर्क इफेक्ट किक इन करेगा। करेक्ट। तो वो बहुत ही बढ़िया था। उस कंपनी को हम मल्टीपल कंट्रीज में भी लेके गए, तो वेरी वेरी वैल्यूएबल एसेट। तो वो जो एक्विजिशन उस समय $100 मिलियन का था, 500 करोड़ का था, आज की रेट में तो उसकी वैल्यू अगर आप देखोगे बिलियंस में होनी चाहिए। अगर आप देखोगे सिंपल, खाली अब नाउ रेड बस इज पार्ट ऑफ GoIbibo प्लस मेक माई ट्रिप, दैट होल कंबाइंड एंटिटी, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मेक माई ट्रिप इज वैल्यूड एट $6-7 बिलियन। मेरे ख्याल से रेड बस वुड बी $1.5 बिलियन प्लस स्टैंड अलोन। सो 12 इयर्स में 15 गुना लगभग उसकी वैल्यूएशन अभी मिनिमम बढ़ी, अगर 1.5 बिलियन मानते हैं दोस्तों, मतलब मिनिमम 1.5 बिलियन, मिनिमम 1.5-2 बिलियन। क्या ग्रेट सर, अमेजिंग। अब यहाँ पे सर प्रॉफिटेबल बिजनेस, हाँ ओके, ये सब वो नहीं है जो ऐसे वैल्यूएशन है बिना प्रॉफिट्स के। यहाँ सर मैं 2-4 बातें डबल क्लिक करता हूँ। एक पहली चीज आपके पूरे ऑपरेशन में एक चीज समझ में आती है कि आपने GoIbibo में भी टीम बहुत जबरदस्त बिल्ड की, रेड बस में भी टीम बिल्ड की, तो ये टीम बिल्डिंग स्किल पे कुछ टिप्स देना चाहें कि MSMEs वगैरह जो नॉर्मली है, या बाकी इंटरव्यूज भी कहते हैं कि आज की रेट में यार हमें अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिलते, अच्छी टीम नहीं मिलती, सो हाउ टू हायर बेस्ट टीम, कि कैसे अच्छे बंदे हम चुने। सेकंड चीज, रिटेंशन का भी इशू है कि यार हमने अच्छी टीम रखी थी लेकिन अच्छे पैकेज पे हमने हायर किया, कोई और ले गया, सो हाउ डू वी हायर गुड पीपल प्लस हाउ डू वी रिटेन देम। सबसे पहले तो जब कोई भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है, किसी को हायर करना, अपनी शुरू की टीम बना रहा है, तो उसको ये वो लोग को लाना है जो कि उसके मिशन और आइडिया को बिलीव करते हैं। वो उसको ज्वाइन कर रहे हैं एम्प्लॉई माइंडसेट से नहीं, पर एक ओनर माइंडसेट से, और जो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, वो बिलीफ है, राइट। मतलब अगर आप शुरू में एक नॉर्मल 9 से 5 का एम्प्लॉय ले आए, तो आपका काम नहीं बनेगा। तो आप भूल जाओ क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है। तो एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स को यूज करता हूं, ठीक है। अगर मैं एक एक्सिस लूं, एक्स एक्सिस लिया मैंने, और एक लिया मैंने वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को मैंने माना स्किल, और वाई एक्सिस को मैंने माना एनर्जी, इंटेंशन, ठीक है। तो अगर वाई एक्सिस पे ऊपर में गया प्लस है, अब विजुलाइज कीजिए, और एक्स एक्सिस में अगर स्किल है, तो जो भी टॉप राइट पे है वो हाई स्किल, हाई इंटेंट, हाई एनर्जी है, तो वो तो बहुत बढ़िया है। पर एक और आदमी है जो बहुत ही हाई स्किल है बट बहुत ही लो इंटेंट है। कौन से बॉक्स में आएगा वो? 1 में आएगा, बॉटम राइट में आएगा, बॉटम राइट, ठीक है। 1 2 3 4 बोले तो हाँ, बॉटम राइट पे आ जाएगा हाई स्किल, लो इंटेंशन एंड एनर्जी, नंबर 4 हो गया। वो बहुत ही डेंजरस आदमी है, उसको नहीं छूना चाहिए, स्पेशली अर्ली डेज में, बिकॉज वो स्किल भी है, इंटेलिजेंस भी है, बट अगर एनर्जी, इंटेंशन एंड योर
थिंक कि मैं आई बिलीव इन दिस पर्सन्स मिशन और दिस कंपनी मिशन, वो बहुत ही मुश्किल होगा। फिर एक आदमी है जो कि वेरी हाई इंटेंशन है बट स्किल कम है, उसको मूव करना टू द राइट इज स्टिल ईजियर। तो इनफैक्ट आपको बहुत अर्ली डेज में ऐसे लोग मिलेंगे जिनका इंटेंशन, पॉजिटिविटी कि कर देंगे, इवन दो स्किल एंड इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा कम लग रहा है आपको, बट वो मूवमेंट वहां पे, वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, आपकी मेंटरशिप काम करेगी फिर वहां पे, वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। उसमें भी आप शिफ्टिंग वगैरह, एक कॉन्सेप्ट है शिफ्टिंग जो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, बट वो मूवमेंट ज्यादा कामयाब है देन कि एक आपने बहुत ही हाई स्किल पर्सन ले लिया बट बहुत ही नेगेटिव है, उसको ऊपर ले जाना टॉप राइट क्वाड्रेंट में तो बड़ा ही मुश्किल है। नेगेटिव को रखना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, ये जो बॉटम लेफ्ट पे है, वो तो आपको एक जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, लाइक बॉटम लेफ्ट के लोग आ जाते हैं, लो स्किल, लो इंटेंट, कुछ भी नहीं, वो आपको बहुत जल्दी पार्ट वेज करना चाहिए और वो गलतियां आप करोगे। एक बार आपको समझ जाना चाहिए कि भाई हायरिंग में गलतियां तो होंगी, पर आपको जो भी सुधार लाना है जल्दी करना है, वेट नहीं करना। एंड द मोमेंट वी गॉट, वो बंदे मिल गए अपन को जो हाई स्किल है, हाई विल है और लंबा चलने को है, तो उसको रिटेंशन के लिए ESOPs वर्क्स बेटर पैकेज, उसके लिए लीडरशिप, व्हाट उसके लिए उसको ना 2-3 चीजें हैं। एक तो ESOP तो है ही है, मतलब उसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉई टू ओनर, पहली चीज। एंड उसको खाली ये नहीं बोलना नहीं है, बट ऑर्केस्ट्रेट भी करना है कि हाँ यार तू ओनर है। दूसरा, उसको चैलेंजेस, राइट, कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग देना है। उसको ये नहीं कि कोई मंडेन चीज करते जा रहा है, ठीक है, हर आदमी में 20-30% मंडेन चीजें होंगी। और तीसरा, उसको एक सेंस मिलना चाहिए कि वो लोगों की जिंदगी बदल रहा है, इम्पैक्ट। तो अगर आप देखोगे जो ये बिल्कुल हाई स्किल, हाई इंटेंट आदमी है, वो सबसे ज्यादा एक्साइट होता है इम्पैक्ट से। यार मैंने ना ये चेंज किया तो कन्वर्जन रेट डबल हो गया, मैंने ये एक चेंज किया और ये इंटेलिजेंस डाली मोबाइल एप्लीकेशन में और मेरी कस्टमर सर्विस की टिकट्स आधी हो गई। ये इम्पैक्ट होता है। तो मतलब कुल मिला के ये जो लोग हैं ये इम्पैक्ट के पीछे हैं। तो अगर आपने इनको इम्पैक्ट में अगर आपने इनको ओनर बनाया, इम्पैक्ट में पार्टिसिपेंट बनाया, लंबे समय तक आदमी रुकता है। और ये लोग पैकेज वैकेज इन चीजों को नहीं देखते, वो बाय प्रोडक्ट है, वो बनता जाता है, बन जाएगा, वो बनता ही रहता है, राइट, बनता ही रहता है। क्योंकि देखो ये लोग सक्सीड करते हैं तो कंपनी भी सक्सीड होती है। सही बात। तो ये ओनर में एक वो आना चाहिए कि मैं बढ़ूं तो सब बढ़े, तो फिर कंपनी बढ़ जाती है। तो ये सब करने के लिए जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होना चाहिए ना कि आपके पास बहुत सारे लोग बॉटम लेफ्ट में हैं और इतने कम वहां पे है, तो फिर वो भी कुछ नहीं फोड़ पाएगा टॉप राइट वाला। सही बात, सपोर्ट तो चाहिए। सेनापति आर्मी, ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, आपको बॉटम लेफ्ट को हटाना है, बॉटम राइट को भी हटाना है, लेफ्ट राइट में खेलना है, बट ये भी ना हो कि लेफ्ट में बहुत सारे भर रखे हैं और राइट में बिल्कुल ही नहीं है, तो वो बैलेंसिंग करनी है आपने। सर, इससे पहले मैं और आगे एंड मनी पे बात करें अभी, क्योंकि मेरे इसमें डबल क्लिक बहुत सारे निकलते जा रहे हैं। लीडरशिप में बहुत बढ़िया चीज हुई और ये अपने आप में अगर मैं देख रहा हूँ तो फुल टाइम जॉब लगता है कि अरे काम है। अब इस दौरान प्रोडक्ट भी देख रहे हैं, कस्टमर भी देख रहे हैं, मार्केटिंग देख रहे हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हैं? अगर आप मैं इस मोमेंट पे बात करूं कि ये काम बहुत हो गया कि आपने, ये भी एम्प्लॉय वाला पार्ट है, फिर एक मार्केटिंग वाला अपने आप में बड़ा पार्ट है, फाइनेंस अपने आप में बड़ा पार्ट है, फिर कस्टमर देखना अपना पार्ट है, अब इसके बाद अपनी लाइफ और है। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे मैनेज करते हैं या अनविंड कैसे होते हैं? क्योंकि प्रेशर कई बार आ जाता है बहुत ज्यादा, दैट उसके बारे में थोड़ी बात करें। ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, काफी लोग मुझे बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा खराब है, ठीक है। अगर आप ग्लास डोर पे जाओगे और इन मनी का देखोगे, वर्क लाइफ बैलेंस खराब है, राइट। यही प्रॉब्लम गोवा वीवो में भी थी। देखो, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज की डेट में हम एक ऐसी जिंदगी में रह रहे हैं जहाँ पे हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस 2400 घंटे खुली है और जो टीम मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, जो भी फाउंडर्स हैं, हमें रिदम खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। हम लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ नहीं भागना, हम लोगों को वो रिदम खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि भाई हमें कब क्या करना है। जैसे अगर रात के 1 बजे हैं या सैटरडे रात को 10 बजे हैं और कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे को अटेंड करना है प्रॉब्लम। सही बात। या अगर कोई रेगुलेशन आ गई कि भाई
KYC में चेंज करना है और ये मंडे को है तो हमें करना पड़ेगा, राइट? तो वो एक प्रायोरिटी है। तो वो क्लैरिटी हमें समझ आनी चाहिए कि ये जो अब हम एक नई जिंदगी में रह रहे हैं, पर्सनल लाइफ और जो हम बना रहे हैं उसमें, और स्पेशली कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस में, वो लाइन कम होती जा रही है, ड्रॉ कम होती जा रही है। पर जो मैं लोगों को इनकरेज ये करूंगा कि देखो, आपको ओनर माइंडसेट से चलना है। अब जैसे मैं टाइम निकालता हूँ अपने दोस्तों से मिलने, मैं टाइम निकालता हूँ स्क्वॉश खेलने के लिए, टाइम निकालता हूँ फैमिली के साथ, लेकिन ज़रूरत होती है तो हम 3 बजे तक भी जागे होते हैं। नहीं, वो दैट्स ओके, वो अनवाइंड करते हैं आप इस तरह देखो, से। अनवाइंडिंग होती है अगर आपने सिस्टम्स अच्छे बनाए हैं। होता ये है कि लोगों ने जो भी चीज़ें अपनी बनाई होती है उसके सिस्टम्स होते नहीं है, फिर जब आग लगती है तो पैरानोया क्रिएट होता है। समटाइम्स पैरानोया इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो अनवाइंडिंग मुश्किल होती है। पर अगर आपके सिस्टम्स बने हुए हैं, अगर लेट्स से अगर आप एक प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे हमारी कंपनी में यूएस स्टॉक्स है, अगर यूएस स्टॉक्स का प्रोडक्ट है, उसमें बहुत कुछ चल रहा है पीछे, उसके जो प्रोडक्ट ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, टेक्नोलॉजी ओनर्स, उन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं, तो अनवाइंड होंगे अपने आप ही ना, आग कम लगेगी। ठीक है, अगर आपने सिस्टम नहीं बनाए तो आग लगेगी। बट कई बारी ऐसा होता है कि चीज़ें होती हैं जिसमें चीज़ें फटती हैं, प्रॉब्लम आती है, तब लोगों को यू नो दे हैव टू बी देयर। बट मेन चीज़ ये है कि हमारे एटलीस्ट हमारी टेक बिजनेस, कंज्यूमर टेक बिजनेस में, माई सजेशन टू एवरीवन इज कि यार क्रिएट सिस्टम्स, create strong systems, whether it's technology system, whether it's process system, ताकि नॉइज लेवल ना हो, ताकि बिना बात पे नॉइज, और वहां पे ही वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम आती है। हाँ, अनफोर्सीन इश्यूज आएंगे, राइट? जैसे न्यूज आ गई कि पेटीएम कल से नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो हमारी टीम को खड़ा होना है, क्योंकि लोग पेटीएम के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर वैसा होगा। तो ऐसी चीजें तो होंगी, राइट? और ऐसे टाइम पे नहीं हो सकता विजय शंकर जी बोले कि वर्क लाइफ बैलेंस है मेरा, मैं तो वीकेंड पे घूमने जा रहा हूँ, वो तो रेगुलेशन आ गया। तो मतलब लोगों को ओनर की तरह देखना है कि भाई मेरे को ना हफ्ता ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन अवेलेबल हूँ अगर कुछ फटेगा। डन, बैलेंस बना के चलना कुल मिला के। बिल्कुल। अभी अपनी गोआईबीबो पीयू पे आ गए, रेड बस पे आ गए, अब अपन मर्जर की तरफ गए। सो एक मर्जर बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है कि अरे मर्जर हो गया, अब ये हो गया, अब लाइफ विल सेटल, वैल्यू विल क्रिएट। तो बट अंदर क्या चल रहा था उस समय, वो जो फेज जा रहा था, हाउ वाज दैट फेज एंड पर्सनल थॉट क्या थे, माइंडसेट क्या था, हाउ वाज दैट फेज? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो पर्पस था M&A का, बहुत बढ़िया सर्व हुआ। आप ये देखो कि कंबाइंड एंटिटी मेक माई ट्रिप गोआईबीबो अब $7 बिलियन के आसपास है, और वो बड़ा मुश्किल होता अगर ये कंबाइंड नहीं होता, विच इज वेरी वैल्यूएबल, प्रॉफिटेबल, वैल्यूएबल, राइट? सो जो पर्पस था, विच वाज टू क्रिएट वैल्यू, दैट इज सर्व वेल। सो एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। देखो, अभी तो इतने साल हो गए, आई हैव नथिंग टू डू विद गोआईबीबो, बट द कंपनी इज एन इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे मर्जर्स एक्विजिशन होती है, वो कंपनी दिखती नहीं है कहीं, राइट? फूड पांडा जैसे है, किसी ने खरीदी थी, ओला ने, पता नहीं, वो कहीं है ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारी 100-200 कंपनीज हैं जो मर्जर एक्विजिशन के बाद दिखती नहीं है, राइट? तो सबसे पहले तो आई एम वेरी प्राउड कि जो भी M&A कंपनीज थी, और गोआईबीबो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड द मर्जर हैज क्रिएटेड वैल्यू, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, देखो, एक फाउंडर एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही हार्ड है, राइट? मतलब आप ये देखो कि यू नो आप अपना बच्चा दे रहे हो, तो वेरी अनकंफर्टेबल, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मनी एंड एवरीथिंग। तो मेरे लिए तो काफी हार्ड था, बट दैट वाज द राइट थिंग टू डू। क्यों किया, वो एक अलग डायलॉग है, एक और डिस्कशन है। नहीं करना चाहिए था, शायद हम लिस्ट कर देते तो हम उल्टा अक्वायर कर लेते। वो ऐसी डिस्कशन आज भी मेरी और मेरी टीम की चलती रहती है, पर उस टाइम के लिए जो हुआ सो हुआ। बट एक एंटरप्रेन्योर फाउंडर के लिए काफी इट्स एन इमोशनल अपहीवल, बिकॉज आपने 10 साल लगाए कंपनी बनाना बहुत मुश्किल है, फिर उसको यू नो प्रोडक्ट मार्केट फिट पे ले जाना और मुश्किल है, फिर प्रोडक्ट मार्केट फिट के बाद स्केल करना और मुश्किल है, फिर स्केल करने के बाद उसको और सुपर स्केल करना, कंपीट करना बहुत मुश्किल है। तो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल स्टेजेस होती हैं, और आप ये सब करने के बाद फिर एक इवेंचुअली आप चाबियां किसी के हाथ में थमा रहे हैं। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फेज,
for me at least. I don't know about other entrepreneurs who have gone through M&A. And it was a very hard thing. Internally भी cultural merging बहुत मुश्किल था. Because I think जो मेरा जो Make My Trip की जो साइट की जो टीम थी वो कह रही थी कि सब कुछ इंटीग्रेट कर दो. मेरा ये था कि let the two brands compete. Because अगर ये दोनों compete करेंगी, and there are a lot of examples, right? Booking.com, Agoda है, right? Let the two brands compete and cooperate, and it will create much more value. Let's take this global. तो मेरा एक अलग था idea इसके ऊपर, पर merger was difficult. Let me put it this way, it's not a piece of cake. बहुत ही मुश्किल है. अभी आज की डेट में मैं देखता हूँ non-profitable fintechs acquire कर रही हैं companies. Acquisition is not कि आपने कुछ कैमरा खरीद लिया. You're buying a living organism, देखा जाए तो. You're buying human beings, right? तो बड़ा मुश्किल है, right? आप अपनी टीम में 50 लोग हायर कर लो रातों रात और आप देखो क्या होता है. इतना मुश्किल है. और 10 में से 8 में शायद फेल भी इसीलिए होते हैं. स्टैटिक्स तो बहुत खराब है एक्विजिशन की. तो काफी मुश्किल है. बट ओवरऑल अगर आप देखो कि लॉन्ग टर्म में GoIB को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐप और ब्रांड और प्लेटफॉर्म है ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी. एंड यू नो उस मर्जर को अब 7 साल हो गए हैं. उन 7 या 6 साल हो गए हैं. उन 6 सालों में द ब्रांड हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग. कंबाइंड एंटिटी की वैल्यू काफ़ी अच्छी है. बट द होल प्रोसेस बहुत ही मुश्किल है. बहुत ही इमोशनल अपहीवल होता है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड वन हैज़ टू डू इट वेरी थॉटफुली. तो वो वहाँ जो एक अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया, जैसा आप कहते हैं, मैंने आपके पॉडकास्ट में सुना कि इट वाज अनफिनिश्ड बिजनेस. तो उस अनफिनिश्ड बिजनेस को पूरा करने के लिए या जो एक एंटरप्रेन्योर की हित करने के लिए ये इंड मनी इसलिए हुआ या फिर इंड मनी कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हुआ? एक रितेश मलिक जी हैं, वो एक वर्ड यूज करते हैं रोसू, ROSU की रीजन ऑफ स्टार्टिंग अप. तो व्हाट वाज द रोसू ऑफ इंड मनी? या आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा रोसू एक तो अनफिनिश्ड बिजनेस, जैसे आपने बोला. मेरे को ये लगा कि हमने इतनी मुश्किल से ये बनाया प्लेटफॉर्म, इसको एक और पिनिकल पे ले जा सकते थे. इसको हम ग्लोबल बना सकते थे. तो मेरा उस टाइम ये था. तो अब एक तो अनफिनिश्ड बिजनेस आपने ठीक बोला. दूसरा ऑल्सो पर्सनल पेन एरिया. तो अगर आप देखो फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ कस्टमर जैसे मैं कंज्यूम कर रहा था, मेरी बहुत सारी पेन एरियाज थी. एक तो सबसे पहली पेन एरिया ये थी कि यार मैं चाहता था कि मेरे सारे अकाउंट्स एक जगह आ जाएं. मैं अपने फाइनेंसेस को, क्योंकि इस टाइम तक यू नो आई हैड मोनेटाइज्ड आल्सो, एंड मैनेजिंग फाइनेंसेस वाज वेरी डिफिकल्ट जैसे हम कर रहे थे उस टाइम. हाउ कैन वी मेक फाइनेंस मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट वेरी इजी, सिंपल, ऑटोमेटिक. तो एक वो प्रॉब्लम था. दूसरा था यार आई सेड हाउ कैन वी मेक अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इजी. जैसे US स्टॉक्स हम लोग गूगल, फेसबुक ये सब यूज कर रहे हैं रोज, बट हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे आसानी से. ये क्या बात है? आपको डाइवर्सिफाई करना है. तो इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस को आसान बनाना. तो ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम थी. ट्रांसपेरेंसी, काफी सारे वेल्थ मैनेजर्स अलग अलग चीजें ठोकना चाहते थे बहुत सारी कमीशंस के ऊपर. तो ऐसी बहुत प्रॉब्लम थी. ऐसी तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दो प्रायोरिटाइज करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं. और उसी के वजह से IND मनी का जन्म हुआ. तो सर अभी जो एंड मनी ऐप बनाया, अगर मैं एक बहुत प्लेन वर्ड्स में बात करूं कि एक इन्वेस्टर के लिए एंड मनी क्या क्या उसकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर रहा है, कि एक इन्वेस्टर देख रहा है, वो कह रहा है कि अभी राहुल जी का पॉडकास्ट सुना और आशीष जी को सुन के बहुत इंस्पायर हुए, देखते हैं एंड मनी क्या है एंड ही विल डाउनलोड राइट नाउ. अभी उसको क्या क्या बेनिफिट उसमें मिल रहा है, क्या क्या चीज वो कर रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है. तो अगर आप देखो, आप इन्वेस्टमेंट बहुत तरीकों से कर सकते हो, ठीक है, और बहुत सारी एप्स पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हो. लेकिन जो इसमें हमारे को जो इनसाइट ये है कि अगर आपको अपने पैसे लगाने हैं, सबसे पहले आप अपने पैसों के बारे में जान लो. सबसे पहले अपने पैसों को कंट्रोल कर लो, जान लो. तो इन मनी पे जब आप जाते हो, सबसे पहले तो आप अपने सारे अकाउंट्स कनेक्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, ताकि आपको पता चले कि अभी आपका स्टेटस क्या है, अभी आप कितना सेव कर रहे हो. जब आपको ये जानकारी मिल जाती है, फिर आप बहुत आसानी से इन मनी पे एक ही जगह पे नॉट ओनली ये सारे पैसे ट्रैक कर सकते हो, बट एक ही जगह पे आप
इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप एसआईपी चला सकते हो इन स्टॉक्स में, आप म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट प्लान, कमीशन फ्री में इन्वेस्ट कर सकते हो, अब आप नेशनल पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपको एक जगह पे मिल जाते हैं। तो आप ये देखिए, आपके पास एक डैशबोर्ड है जिससे आपको पता चल रहा है कि आपका क्या खर्चा है, क्या एक्सपेंसेस हैं, कितना सेविंग है, क्या आप इंप्रूव कर सकते हो, और दूसरा आपके पास ये सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये बेसिकली जो एकदम आम भारतीय वाले की बात करें कि जिसको ये सारी चीजें नहीं, वो नॉर्मली डिपेंडेंट रहता है कि यार किसी एक अंकल पे, मामा जी पे, उस पे, अब वो खुद ऐप पे खुद देख के खुद डिसीजन ले सकता है और लेस कमीशन पे या कम कमीशन पे भी काम कर सकता है। और इंडिया के अलावा म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल जीरो कमीशन। ओके, अगर आप देखो इंडिया में सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो मैंने कहा कि उसको बिल्कुल जीरो कमीशन रखो। डायरेक्ट प्लान जीरो कमीशन, मतलब आप समझो 0.5% से 1.5% रिटर्न, जीरो कमीशन की वजह से उसको वैसी ही वैल्यू मिल गई। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है आपके पास स्टॉक्स में आप सिप चला सकते हो। तो अगर आप कोई भी एक, मैं स्टॉक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप कोई भी एक स्टॉक चूज कर सकते हो, बोल सकते हो कि मैं ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसमें मैं हर हफ्ते 50 रुपए डालूंगा, और आप 50 रुपए हर हफ्ते उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो सारा ऑटोमेट कर दिया हमने। वेरी वेरी यूनिक। आप रोज एप्पल गूगल यूज करते हो, अब आप एप्पल और गूगल में सिप चला सकते हो। तो ये काफी हमने इसको सिंपल कर दिया है ताकि नॉर्मल भारतीय कैपिटल मार्केट और इन्वेस्टिंग को एक्सेस कर सके आसानी से। सर एक्सेस तो आपने बढ़ा दी, बिकॉज अगर मुझे मान लो, मैं एग्जांपल, मैं भी नाम मुझे भी नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं अगर कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि यार एक सेलिब्रिटी है, इंस्पायर्ड हूँ, मैं देख रहा हूँ इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूँ। अब एक बार में मैं शेयर देख के तो डर जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार ठीक है यार, 500 रुपये महीना तो कर ही सकता हूँ। तो मेरा पैशन भी होता है, मैं उसको फॉलो भी कर लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। तो अगर जो यूथ व्यक्ति आज की डेट में मान लो 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है और 2-5 हज़ार की SIP कराना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या सजेशन क्या देते हो, क्या आज की डेट में इन जनरल इन्वेस्टमेंट एडवाइस कि कैसे उसको अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए या फ्यूचर के लिए कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो एक अंग्रेजी में सेइंग है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। उसकी अब मेरे को हिंदी ट्रांसलेशन ढूंढनी पड़ेगी। मतलब अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत डालो, क्योंकि अगर वो एक बास्केट फूट गई तो सारे अंडे फूट जाते हैं, राइट? तो आपको अलग अलग बास्केट्स में अपने अंडे डालने हैं। तो सबसे पहले तो इसको बोलते हैं एलोकेशन। तो अगर किसी को भी 2,000 रुपये अगर सेव करने हैं हर हफ्ते या हर महीने, तो उस पैसे को एलोकेट करना चाहिए अक्रॉस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, अक्रॉस एसेट क्लासेस। मतलब थोड़े पैसे लार्ज कैप में, थोड़े मिड कैप में, थोड़े फिक्स्ड इनकम में, थोड़े NPS में, ऐसे करके उसको एलोकेट करना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, उसको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना चाहिए, उसको अपना एक्सपेंसेस सारा ट्रैक करना चाहिए, अकाउंट्स ट्रैक करना चाहिए कि कितना उसका सेविंग का क्षमता है, और उसके हिसाब से उसको रिस्क एपेटाइट करके देखना चाहिए कि उसको ज्यादा रिस्की प्रोडक्ट्स में डालना है या कम रिस्की प्रोडक्ट्स में डालना है। तो अगर आप देखोगे लार्ज कैप स्टॉक, जो अगर आप देखोगे लार्ज कैप मतलब या निफ्टी 50 स्टॉक्स लेस रिस्की होते हैं, लेस वॉलेटाइल होते हैं। लेकिन आप अगर देखोगे स्मॉल कैप जो कि इमर्जिंग कंपनीज है, वो ज्यादा रिस्की है। तो इसको अपने फाइनेंसेस ट्रैक करने चाहिए, जो कि इन मनी जैसी ऐप देती है। अपनी रिस्क प्रोफाइल करनी चाहिए और देखना चाहिए कि अपनी जो 2,000 या 4,000 रुपए की जो उसको सिप चलानी है, वो कैसे एलोकेट करे। तो सर अभी जैसे आप एक सक्सेसफुल फिनटेक स्टार्टअप में रन कर रहे हो और बहुत सारे फिनटेक स्टार्टअप की आजकल बातें हो रही है, तो अभी फिनटेक स्टार्टअप कैसा स्पेस है किसी नए स्टार्टअप के लिए, और इसमें क्या स्कोप, क्या संभावनाएं आपको दिखती है? या मैं अगर बात करूं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस कि फिनटेक में आने के, एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज कि भाई यहाँ पे ये इशू भी हो सकता है? राइट। तो आई थिंक सबसे पहले तो फिनटेक का मतलब दोबारा डिफाइन करते हैं। फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि टेक्नोलॉजी से चल रहा है। ठीक है। और आई थिंक जो अगर आप पुरानी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज को देखोगे जो यहाँ पे 20-25 साल से हैं, और जो नई फिनटेक्स हैं, तो हमारा जो लाइन था बीच में वो हटता जा रहा है, क्योंकि वो लोग भी तो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं या बनवा रहे हैं। तो फिनटेक की जो थोड़ी डेफिनेशन है चेंज होती जा रही है।
राइट, कि आप ये नहीं बोल सकते, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि ये जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो पुरानी, जो कि 20 साल पुरानी थी, स्टॉक ब्रोकर थी या जो थी, अब वो भी फिनटेक बनती जा रही है, राइट, या कोई लेंडिंग इंस्टीट्यूशन थी, वो भी तो फिनटेक बनती जा रही है। सो दैट्स द पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया में, अगर आप फिनटेक को छोड़ दो, फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। तो अगर आप खाली देखोगे लेंडिंग इज अंडर, अनसिक्योर्ड लेंडिंग भारत में 10% से कम है। अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट भी पेनिट्रेशन मेरे ख्याल से 3 या 4% से कम है। इंश्योरेंस, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस चले जाओ तो 1% कम है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में आप कोई भी कैटेगरी, कोई भी सेक्टर ले लो, सब सेक्टर ले लो, तो पेनिट्रेशन बहुत कम है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूंगा, एयर टिकटिंग, 60 से 70% एयर टिकटिंग ऑनलाइन होती है, डिजिटल है। और यही कंपैरिजन मैं इन्वेस्टमेंट से करूंगा, खाली 3% है। सही बात है, करेक्ट। तो स्कोप जहाँ पे ज्यादा निकलता है, अभी तो बहुत बड़ा लंबी दौड़ है। तो अंडर पेनिट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा है, सबसे पहली चीज। तो स्कोप बहुत है। दूसरा, इसमें स्कोप खाली कंज्यूमर फेसिंग में नहीं है, एंटरप्राइज फेसिंग सॉल्यूशंस में भी है। KYC, आइडेंटिटी चेकिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बन सकती हैं और लोग बना भी रहे हैं। तीसरा ये है कि फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत ही अलग डिसिप्लिन चाहिए। आप इसको फूड टेक या ऑनलाइन ट्रैवल या कोई गेमिंग कंपनी समझ के नहीं बना सकते। इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एक तो आप लोगों के पैसे मैनेज कर रहे हो, या लोग अपने पैसे आपकी ऐप को यूज़ करके मैनेज कर रहे हैं, या आपसे लोन ले रहे हैं, या आप पे इंश्योरेंस कर रहे हैं, या आपसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, रेगुलेटेड है। रेगुलेटर इज़ वेरी वेरी क्लियर कि गवर्नेंस एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स हैव टू बी वेरी हाई। इसका मतलब कंपनी में कल्चर भी ऐसा होना चाहिए कि कंप्लायंस एंड गवर्नेंस इज वेरी हाई। इट शुड नॉट बी अ साइड प्लॉट। सो दैट्स द अदर थिंग। सो व्हाट मीन्स कि उसमें जो वो डिसिप्लिन स्लोज यू डाउन। आप ये नहीं कर सकते कि जैसे आपने कोई माफिया वॉर जैसी गेम बना दी फटाफट से और लगा दी। आपको सोच के करना है, क्योंकि ट्रस्ट का गेम है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, कुछ भी चीज गलत होती है पूरा, क्योंकि फिनटेक में ट्रस्ट ही है। ट्रस्ट नहीं तो कुछ भी नहीं। करेक्ट। तो सर, और फिनटेक को छोड़ के अगर ओवरऑल स्टार्टअप की, क्योंकि सर आपसे बात करके मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी, या मैं कहूँ आप उस समय से जब इंटरनेट इंडिया में आया था, या कई लोग से मिलते हैं कि भाई हम जब से हैं, जब ई-कॉमर्स जब आया तब हम आए थे साहब, या जब इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ाया, जियो आया जब आए थे आप, तो इंटरनेट आया जब के जमाने से हैं। तो अगर 2001 में जब से आप थे और 2024 में, तो एक तो क्या दुनिया क्या बदल गई, मतलब क्या माइंडसेट बदला है उस पर आपका? क्योंकि आप सबसे बर्ड्स आई व्यू आप ही दे सकते हो कि आपने 24 साल पूरे देखे कि जब कुछ नहीं था और आज सब कुछ उस पर है। तो एक तो क्या चेंज आया है उसमें इन 24 सालों में इंटरनेट के एवोल्यूशन के चक्कर में, और ये बिजनेस करने के तरीके में क्या डिफरेंस आया है? और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी शायद आपकी आंखों के सामने ही बनाया, 2007 में आपने शुरुआत की थी जब, और उसके बाद ही स्टार्टअप इकोसिस्टम में है। तो क्या चेंज आया है और अब ये जो सिस्टम है कि कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेके बीच बीच में चीज आती रहती है कि यार बबल है, जब अच्छा चलता है सब अच्छा अच्छा कहते हैं, फिर 2 साल फंडिंग विंटर आता है, बोले नहीं बबल है। और बहुत सारे यूनिकॉर्न्स हैं, 80% यूनिकॉर्न लगभग प्रॉफिटेबल भी नहीं है। तो ये पूरी इकोसिस्टम पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो एक तो बहुत लंबी वेट थी। मेरे को याद है 2009 में इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू हुई अग्रेसिवली। तो वेंचर इन्वेस्टर ने बोला इंडिया में पैसे डालते हैं। उस टाइम जो थीसिस ये था कि इंडिया आज यहाँ है और चाइना यहाँ पे था 5 साल पहले, तो इंडिया 5 साल बाद यहाँ होगा तो ये वैल्यू होगी। तो ये थीसिस था 2009 में या 2008 में। तो लोगों ने पैसे डाले और काफी सारे स्टार्टअप्स बनी, पर वो ऐसा हुआ नहीं। 2012-13 में हम जब बैठ के देख रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं इतना ज़्यादा, ब्रॉडबैंड इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं हुई, कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग इंटरनेट भी नहीं कम हुआ। तो ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा हुआ नहीं तो काफ़ी डिसोनेंस हुई। तो
तो तभी काफ़ी लोगों ने बोलना शुरू किया ये तो बबल है, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, बहुत क्रिटिसिज्म, स्टार्टअप्स को लुक डाउन अपॉन। तो वो एक पहला एरा था। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी चीज़ हुई, जियो ने लाइनें बिछा दी, तो इंटरनेट पेनिट्रेशन हो गई। जियो ने बिछाई, एयरटेल भी जागा, तो इंटरनेट का एक्सेस हो गया एकदम से और इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ गई, ब्रॉडबैंड बढ़ गया। मेरे को याद है 2010-11 में भी बफरिंग हो रही है, कुछ चल नहीं रहा, कोई वीडियो है उसको वेट कर रहे हैं। बाकी और किसी वर्ल्ड में ऐसा नहीं था, तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब था और उसी की वजह से इंटरनेट नहीं हो रहा था। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आईएसपीज, मोबाइल ऑपरेटर्स, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उससे पहली बार इट टुक ऑफ। वो टेक ऑफ होने के बाद भी वैल्यू क्रिएशन एल्यूसिव थी। अभी भी 2015 में भी थीसिस था 2015 में हो जाएगा, तब भी ऐसा नहीं हुआ। फिर फाइनली शुरू के एग्जिट्स शुरू हुए हमारे कंट्री में। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बहुत बढ़िया एग्जिट था। रेडबस तो एक आउटलायर था जो हमने 2012-13 में किया था, राइट। बट फ्लिपकार्ट, मिंत्रा हुआ, आईबीबो मेक माई ट्रिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था हमारे इंटरनेट जर्नी के लिए 2016-17 में। उसके बाद फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट एक बहुत ही बढ़िया आउटकम था। सक्सेस स्टोरीज निकली, तो सक्सेस स्टोरीज निकलने लग गई। उस सक्सेस स्टोरीज को निकलने के वजह से एकदम से नई इंटरनेट कंपनीज बननी शुरू हो गई और बहुत सारे स्टार्टअप्स बने। क्योंकि देखो, कोई भी इकोसिस्टम को थ्राइव करने के लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स तो बनने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको वो 2-साइडेड के बारे में बताया था, तो खूब सारे स्टार्टअप्स तो बनने पड़ेंगे। तो लॉट ऑफ स्टार्टअप्स बने, मोर वेंचर मनी केम इनटू इंडिया, वेरी इजी मनी। मतलब अगर आप देखो 2020 में कोविड के बाद, तो कोई भी बोल रहा था मेरे को इंटरनेट करना है, उसको फंड रेज कर पा रहा था। तो उससे थोड़ा मामला खराब भी हुआ, क्योंकि आप जब भी ग्रोथ होती है तो आपको बैड एप्पल्स भी आ जाते हैं उसमें। बट ये सब शिफ्टिंग के बाद अगेन जो बहुत अच्छी चीज हुई है, लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हैव डन गॉन लिस्टेड, वैल्यू क्रिएट की है। जोमाटो ने बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट की है। देयर आर सम जिन्होंने नहीं की, बट पॉलिसी बाजार ने भी बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट की है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन है कि अब क्लियरली अगर आप देखो, जब मैंने इंटरनेट में जर्नी शुरू की थी और 2015 तक भी लोगों को बिलीफ नहीं था कि हाँ यार, कस्टमर को बहुत वैल्यू मिलेगी, हम लोग वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब वो नहीं है सवाल। अब सबको पता है वैल्यू क्रिएट होती है और कस्टमर को अगर आप कस्टमर को वैल्यू दो, वैल्यूएबल प्रोडक्ट दो, 10x वैल्यू दो, तो हम सबकी वैल्यू क्रिएट होती है। एक तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ। दूसरा सबसे बड़ा चेंज हुआ है कि अब कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग अ कंपनी हैज कम डाउन एंड इज कमिंग डाउन। आज की डेट में अगर आपको कोड लिखना है, यू कैन यूज जेन एआई और एआई टू राइट कोड। तो कॉस्ट ऑफ टेक इज कमिंग डाउन, कॉस्ट ऑफ बैंडविड्थ हैज कम डाउन। आपको अपनी एप्स होस्ट करनी है, वो सारी कॉस्ट एकदम से कम होती जा रही है। तो आसानी टू क्रिएट अ कंपनी, टू क्रिएट एन ऐप, टू क्रिएट अ सोल्यूशन हैज बिकम मच मोर। मार्केटिंग थोड़ी आसान हो गई। तीसरा, लोग पहले काम नहीं करना चाहते थे, अब नाउ तो लोगों को स्टार्टअप्स में ही काम करना है। वो भी बहुत बड़ा चैलेंज था पहले कि जमी जमाई नौकरी छोड़ के स्टार्टअप में कल को बंद हो गया तो अब वो टेंशन नहीं है। अब तो कह रहे हैं जमी जमाई नौकरी छोड़ के आएंगे, मैं इसोप दो, हम तो काम करेंगे। और स्टार्टअप को लेके थोड़ा सी श्योरिटी आई है। बिल्कुल। तो सर भी आपने जो इनमनी स्टार्ट किया, अभी इसके क्या ट्रैक्शन है, कितना टाइम स्टार्ट किया हुआ, कितने यूजर्स हैं, कितने डाउनलोड्स हैं, एंड इसके बारे में बताना चाहें। हमारा 2 ऐप्स हैं, एक एंड्रॉयड पे है और एक iOS पे है। एंड्रॉयड पे 4.6 रेटेड ऐप है। ओके। और फिनटेक बहुत ही हाई रेटेड ऐप है। बड़ी बात। और एप्पल iOS पे 4.7 रेटेड ऐप है। दोनों ऐप्स करीबन 15 मिलियन बार डाउनलोड हो चुकी हैं। 15 मिलियन डाउनलोड है। उसके नीचे की जो वाटरफॉल है, इसमें यूजर्स हमारे को यूज़ करते हैं करीबन 80 लाख यूजर्स हमारे को यूज़ करते हैं पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने के लिए। ग्रेट। और 20 लाख लोग यूज़ करते हैं हमारे को इन्वेस्ट करने के लिए।
ग्रेट। और ये सब कितने से टाइम में हुआ है लगभग? ये सब 4 साल में। तो 4 साल में 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, 80 लाख अपना इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर रहे हैं और 1.5 करोड़ लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। करेक्ट। तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या, अभी क्या करंट वैल्यूएशन है सर कंपनी की? सो हमने जो करंट वैल्यूएशन तो किसी भी कंपनी की जो लास्ट राउंड क्या था? लास्ट राउंड पे रेज किया था, तो हमने लास्ट राउंड $650 मिलियन पे रेज किया था। ओके। कैपिटल और हाँ, तो लास्ट राउंड 650 मिलियन रेज किया था। तो नेक्स्ट राउंड आई होप एंड आई नो फॉर श्योर कि इट वुड बी अ यूनिकॉर्न, आई फील। तो अभी हम तो यही सोच रहे हैं कि नेक्स्ट राउंड रेज करने की क्या जरूरत है। कंपनी को ग्रो करो, बनाओ, वैल्यू क्रिएट करो कस्टमर्स के लिए। ग्रेट। तो ये मतलब कब तक यूनिकॉर्न का टारगेट है, या आपको लगता है हो जाएगी, या ऐसा मन में है भी कि नहीं है? देखो, यूनिकॉर्न पे भागने का फायदा नहीं है। देखो, ऑटोमेटिकली अगर आप देखो जो हमारे 15-20 लाख इन्वेस्टर्स हैं, हम मेन एम क्या है कि हम कम से कम हम 50 मिलियन लोगों को कैसे यूज कराएं, कैसे एक्सेस करवाएं हम इन्वेस्टमेंट्स, राइट? दैट इज द मेन एम। और अगर हमारे जो यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स हैं अगर ठीक हैं, तो वैल्यूएशन तो एक ऑफसेट है उस सब मैट्रिक्स का, राइट? गॉट इट सर। मतलब बहुत डीप लर्निंग है और जो स्टार्टअप में एक सर्टेन लेवल पे पहुंचा हुआ है, उसके लिए तो आपने गोल्ड माइन खोल के रख दी कुल मिला के देखा जाए तो। तो सर जाते जाते एक लास्ट मैसेज में आपसे कि जो व्यक्ति आज की रेट में एक यूथ है, टियर 2, टियर 3, टियर 4 शहर से आता है, मन में एक सपना है आपके जैसे कि एक प्रॉब्लम उसको भी दिख रही है, प्रॉब्लम भी सॉल्व करना चाहता है और उसके लिए उसको स्टार्टअप वर्ल्ड बढ़िया दिखता है और उसमें वो एंटर कर रहा है, तो क्या चीज वो करे? 2-3 चीजें जो ध्यान रखे कि ये हमेशा चीजों का ध्यान रखना, और अपने 20 साल के अनुभव से कि क्या चीजें बिल्कुल मत करना, कि भाई ये 2-3 चीजें जो है ना, ये मिथ है, तुमको लगता है ऐसा होता है पर ऐसा होता नहीं है, तो ये बिल्कुल मत करना, और ये 2-3 चीजें ही करोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। दैट वुड बी योर फाइनल मैसेज। तो सबसे पहले क्या ना करो, 2 चीजें बोलूंगा। सबसे पहले गलत लोगों के साथ जुड़ के मत शुरू करो। ग्रेट। वो बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है कि ज्यादा ओवर एनालाइज मत करो, कर दो, उतार दो सीधा मैदान में। परफेक्ट सर, बस।